सम्राट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 करेंगे, जिसमें हम इससे पिछली वीडियो में प्रश्नावली 4.1 का पहले पॉइंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करा चुके थे। आज हम इसी प्रश्नावली के दूसरे पॉइंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में, चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। यह आपका प्रश्न नंबर पहला है और इसमें कह रहे हैं कि निम्न स्थितियों को समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। कहने का मतलब है कि जो दूसरे पॉइंट में जो भी समस्याएं दी हुई है, जो भी सवाल दिए हुए हैं, उनका केवल हमें समीकरण बनाना है। क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। तो प्रारंभ करते हैं हम पहला क्वेश्चन। इसमें हमें क्या दिया है कि लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी हो तो समीकरण क्या बनेगी। तो हम क्या करेंगे, आयताकार जो भूखंड है उसकी विमाएं यानी लंबाई और चौड़ाई, देखो इस तरह के जो क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसमें जो है हमें एक कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। जैसे यहां पर आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करा रहे हैं, तो इसमें हमें आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई को मानना पड़ेगा। समझे बेटा? हम क्या करेंगे कि इसमें आयताकार भूखंड की माना आयताकार भूखंड की लंबाई, इसको हम कुछ ना कुछ चर पद के रूप में मानेंगे, तथा आयताकार तथा आयताकार भूखंड की चौड़ाई। तो इससे पिछला जो चैप्टर है, तीसरा चैप्टर, इसमें हम क्या करते हैं कि अगर जब भी हम विमाओं को मानते हैं या किसी भी चीज को मानते हैं, तो उसमें हम पहले को x मान लेते हैं और दूसरे को y। लेकिन यहां ऐसा नहीं है। यहां हमें बनानी है द्विघात समीकरण, और दोनों में ही हमें जो चर रखना है वो एक रखना है, या तो x या y। तो हम यह समीकरण x चर में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? x चर में। तो बहुत ही इंपोर्टेंट बात समझने की कोशिश करना, जब भी हम द्विघात समीकरण, अपने दिमाग में बिल्कुल सेव कर लो इस बात को, जब भी हम द्विघात समीकरण बनाना चाह रहे हैं तो उस समय जो भी हम लेट करते हैं, मानते हैं, उसमें छोटी संख्या को पहले मानो। छोटी संख्या को पहले मानो। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक अगर कोई आयत है और आयत में लंबाई हमेशा बड़ी होती है, चौड़ाई हमेशा छोटी होती है, तो छोटी संख्या को पहले मानो। तो आयताकार भूखंड की चौड़ाई क्या मान ले रहे हैं? x मीटर। हमेशा याद रखो, द्विघात समीकरण बनानी है तो हम सबसे पहले छोटी चीज को मानते हैं। तो छोटी चीज यहां पर लंबाई चौड़ाई होगी और बड़ी क्या होगी? लंबाई। तो छोटी चीज हम चौड़ाई को मानेंगे, क्या? x मीटर। अब सवाल को दोबारा पढ़ो। एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। यानी कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। समझो बात के लिए, यानी जितनी चौड़ाई है उसका दुगना, और दुगने से एक अधिक है। तो आप देख रहे होंगे कि जब हमने छोटी संख्या को माना तो कितने आसानी से हमें बड़ी संख्या प्राप्त हो गई।
प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। कहने का मतलब क्या है कि जो क्षेत्रफल होता है आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर स्क्वायर। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार, यहां पर जो आकृति है वो कैसी आयताकार, तो जितने भी फार्मूले लगेंगे वो आयत के लगेंगे। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर 528 मीटर स्क्वायर। लंबाई क्या है 2x + 1, चौड़ाई क्या है x बराबर 528। x और 2x + 1 की क्या करेंगे गुणा करेंगे, तो x की गुणा होगी तो 2x², x एकम x बराबर 528। 528 से इधर आएंगे तो 2x² + x - 528 बराबर 0। अतः यही क्या है एक द्विघात समीकरण है। क्या कह रहे थे कि निम्न स्थितियों को समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था वो आपका भाषा के रूप में लिखा हुआ था और हमने किसके रूप में लिख दिया है एक द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिया है। समझ में आई बात नहीं आई? इसी तरह से आपका ये क्या हो जाएगा आंसर। समझ में आई बात? इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन करेंगे। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो वीडियो को पुनः फिर से देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन कह रहे हैं कि दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इस समस्या का भी हमें क्या करना है समीकरण बनाना है। तो हमें क्या करना है दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल दे दिया है। अब वो दो धनात्मक पूर्णांक हैं कौन से वो हमें ज्ञात करने हैं। तो हम क्या करेंगे मानेंगे, क्या करेंगे तो इस तरह से हमेशा धनात्मक पूर्णांक जो मानते हैं वो इस तरह से मानते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक पहला हम क्या मानेंगे x और दूसरा x + 1 है। तब प्रश्न अनुसार हमेशा धनात्मक पूर्णांक जब भी मानेंगे, भाई तुम जानते ही हो पहले क्या आता है 1 और 1 में क्या जोड़ोगे 1 तो कितना मिल जाएगा 2, फिर 2 में कितना जोड़ोगे 1 तो कितना मिल जाएगा 3, यानी हर बार हम क्या जोड़ते जाते हैं 1। इसी तरह से पहला हमने धनात्मक पूर्णांक क्या मान लिया x, दूसरा प्राप्त करने के लिए उसमें 1 जोड़ दिया है। तो हमेशा दो धनात्मक पूर्णांक मानते हैं वो इसी रूप में मानते हैं कि एक x और दूसरा x + 1। तो हमने माना दो धनात्मक पूर्णांक क्या है x, x + 1 है। तब प्रश्नानुसार, जब प्रश्नानुसार डालिए उसके बाद प्रश्न को दोबारा पढ़ो। कह रहे हैं दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। इसका मतलब क्या है कि पहला धनात्मक पूर्णांक गुणा दूसरा धनात्मक पूर्णांक, इन दोनों का गुणनफल क्या कह रहा है कितना है 306 है। तो गुणा कर दो x², x एकम x बराबर 306। तो x² + x, ये 306 जब बराबर से पहले आएगा
तो माइनस हो जाएगा 306 बराबर 0। और यही क्या है, समीकरण। तो जो समस्या थी वो किसके रूप में हो गई, समीकरण के रूप में। कितना आसान है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आप वीडियो को वापस से दोबारा फिर देख सकते हैं। कोशिश ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा तुम्हें समझ में आए, और यदि आपको कम समझ में आ रहा है तो एक बार हमारे कहने से वीडियो को वापस दोबारा से जरूर देखें, आपको 100% समझ में आएगी। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु वर्षों में, जो आयु है वो किसमें, वर्षों में, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। यहां कितने व्यक्तियों की जिक्र की गई है, रोहन और रोहन की मां। तो हमें इसमें इन दोनों की आयु को मानना पड़ेगा। और मैंने अभी बताया था कि अगर हम जो मानते हैं उसमें जो 2 चर मानते हैं उसको हम क्या करते हैं कि छोटे वाली संख्या को पहले मानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि एक इसमें जो जिक्र की गई है वो रोहन की मां, और एक क्या है, रोहन। तो जाहिर सी बात है कि रोहन इसमें छोटा होगा, रोहन इसमें छोटा होगा। तो हम रोहन की आयु पहले मानेंगे। तो माना रोहन की आयु बराबर x वर्ष। तब रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु, रोहन की मां की आयु कितनी है, रोहन की मां की आयु से 26 वर्ष बड़ी है। किससे, रोहन से। तो छोटी संख्या हमने x मानी। हमेशा याद रखो द्विघात समीकरण मानी है तो छोटी संख्या को मानो। तो रोहन छोटा है, उसकी हमने x वर्ष मान ली। तो रोहन की मां कितनी है, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। इसका मतलब क्या है कि रोहन अगर x वर्ष का है तो इसकी मां x प्लस 26 वर्ष की होगी। प्रश्न अनुसार दोबारा प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। प्रश्नानुसार का मतलब ये था कि प्रश्न जैसे जैसे गए, प्रश्न के अनुसार प्रश्न जैसे जैसे गए। रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, ये बात तो हम मान चुके हैं। फिर क्या है कि उनकी आयु, यानी दोनों की आयु, उनकी से मतलब दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, इस समय जो उनकी आयु है वो कितनी है, x, इसकी कितनी है, x प्लस 26। तो इस समय से 3 वर्ष पश्चात, अब 3 वर्ष पश्चात का मतलब क्या है, मान लिया बच्चों तुम्हारी आयु किसी एक, मान लिया रोहन की आयु या मान लिया कालू की आयु 5 वर्ष है, और हम कहें ये 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होगी, 5 प्लस 3 यानी 8 वर्ष। तो जब भी बाद या पश्चात की बात करें तो उसमें हम उतने ही वर्ष क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो माना इस समय रोहन की आयु कितनी है, x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद कितनी होगी, तो 3 वर्ष बाद। हम जो बात कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, 3 वर्ष बाद की। 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु होगी वो होगी x प्लस 3। कितनी होगी, x प्लस 3। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पश्चात जो रोहन की आयु होगी वो कितनी हो जाएगी, x प्लस 3। और रोहन की मां की आयु x प्लस 26 तो पहले से ही है,
और 3 क्या होगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि पश्चात या बाद दिया है तो 3 हम ऐड करते हैं। तो 3 वर्ष बाद की बात करें तो 3 वर्ष बाद जो रोहन की आयु होगी वो x+3 होगी, और रोहन की मां की आयु जो होगी वो x+26 और +3 होगी, हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो 3 वर्ष पश्चात उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना हो जाता है, अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। तो इन दोनों 3 वर्ष पश्चात जो आयु का गुणनफल है, यानी ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु हो गई, ये 3 वर्ष पश्चात रोहन की मां की आयु हो गई, इनका गुणनफल 360 हो जाता है। बहुत ही सिंपल है। अब हम क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। x+3 गुणा x+29, 26 और 3 कितना मिलेगा, 29 बराबर 360। हम क्या करेंगे, दो ब्रैकेट जब भी होती है तो गुणा करते हैं। इससे पिछली वीडियो में हम बता चुके हैं गुणा कैसे करते हैं। पहली ब्रैकेट का पहला पद उठाओ, दूसरी ब्रैकेट इसके साथ चिपकाओ, फिर दूसरी ब्रैकेट का पहली ब्रैकेट का दूसरा पद उठाओ, पहले पहला पद उठाओ, दूसरी ब्रैकेट चिपकाओ, फिर दूसरा पद उठाओ, पहली ब्रैकेट चिपकाओ। दूसरा पद कितना है, 3 और x+29 बराबर 360। x की गुणा होगी तो x² प्लस 29x प्लस 3x प्लस 3 9 27, 3 दूनी 6, 6 और 2 8 बराबर 360। तो x² प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा, 32x प्लस 87, और 360 जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर 0। तो फाइनली x² प्लस 32x, 360 में से 87 घटाओ तो माइनस का मिलेगा, 10 में से 7 जाएगा 3, 5 में यानी 15 में से 8 जाएगा 7, और कितना मिलेगा 273। तो यहां पर जो समीकरण हमें प्राप्त होगी वो क्या होगी, x² प्लस 32x माइनस 273। तो ये सवाल भी हमने समीकरण के रूप में चेंज कर दिया। कितना आसान है। अगर हमारा क्वेश्चन समझ में कम आ रहा हो, वीडियो कम समझ में आ रही हो, तो एक बार वापस से फिर पुनः देखें। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखते हैं चौथा क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी हैं, जिन्हें हम सिंपल वे में बड़े आसानी से कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है, चौथा क्वेश्चन है हमारा, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से, यानी चाल जो है वो क्या है, समान है, से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। देखो चौथा क्वेश्चन, जो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 480 किलोमीटर, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जब रेलगाड़ी जो दूरी तय कर रही है वो कितनी है, 480 किलोमीटर, और हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा। तब जो समय लगेगा जिसको मैं t1 नाम दे रहा हूं, तब जो समय लगेगा वो लगेगा, क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है, 480, और चाल कितनी है, x।
घंटा। अब यदि क्या कर दिया जाए, प्रश्न को देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर, ये तो दूरी है, समान चाल से तय करती है। समान चाल हमने क्या मान ली, उसकी x मान ली, और उस हिसाब से x चाल पर 480 किलोमीटर दूरी तय करने में समय निकाल लिया, जिसका हमने नाम दिया t1। कह रहा है कि यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, यदि उसकी चाल क्या होती, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती, तो यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती। इस लाइन का क्या मतलब है, अर्थात रेलगाड़ी की जो चाल होती, रेलगाड़ी की चाल वो कितनी हो जाती, x है और x में से 8 कम हो जाता, तो x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए किसी रेलगाड़ी की x किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो x में से 8 घट जाता और कम हो जाती, तो कितना हो जाती, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देख रहे हो कि किसी की रेलगाड़ी की चाल जो है वो x है तो समय कुछ और लगेगा, जब उसकी चाल घट जाएगी तो समय कुछ और लगेगा। तो यहां पर हम समय जो ले रहे हैं वो t2 ले रहे हैं, क्योंकि चूंकि क्या होगा, यहां समय कुछ और होगा, यहां समय कुछ और होगा, तो इसको नाम हम दे रहे हैं t1, इसका नाम दे रहे हैं t2। जो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी है वो हमारी 480 ही है, तो दूरी 480 ही रहेगी, लेकिन चाल में परिवर्तन है, चाल कितनी होगी, x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा। आप देख रहे हो यहां पर चाल क्या हुई है, कम, चाल कम हुई है, इसका मतलब समय ज्यादा होगा। चाल कम होने का मतलब क्या है कि समय ज्यादा लगेगा, भाई समान दूरी तय करनी है लेकिन कम चाल, तो कम चाल पर तो समय ज्यादा लगेगा, तो यहां पर t2 ज्यादा होगा t1 से। तो प्रश्नानुसार कह रहे हैं कि दोनों की समय में अंतर है वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। यानी जब, भाई सही बात है बिल्कुल, अभी x चाल थी तो समय कम लगेगा, जब x से भी कम कर दी जाएगी, जो भी चाल है उससे कम कर दी जाएगी तो समय ज्यादा लगेगा। तो t2 यहां पर क्या होगा, ज्यादा, यानी t2 में और t1 में, यानी पहले के समय में और बाद वाले समय में जो अंतर है वो कितना है, 3 घंटे। कितना समय है, 3 घंटे का अंतर है। तो ये जो समय है वो कितना है, 480 बटे x माइनस 8, और ये जो समय है वो है 480 बटे x बराबर 3। चाहे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें से क्या करेंगे, 480 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3। 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 0 का 0। 160, नीचे एलसीएम लेंगे x माइनस 8 और x का, तो x माइनस 8 x बराबर 1, x तिरछी गुणा करेंगे तो x एकम x और x माइनस 8 एकम x माइनस 8, तो 160 x माइनस x प्लस 8 बराबर x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। x से x कट जाएगा, यहाँ 160 है और 160 गुणा 8 से करेंगे तो 16 8 128 यानी 1280 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1। यहाँ 1 मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 1280 एकम 1280, 1280 को इधर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर माइनस 1280 बराबर 0। यही हमारा आंसर है।
क्योंकि वो कह रहे थे कि निम्न स्थितियों को समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए, तो हमारी क्या आ गई, समीकरण आ गई। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।